नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। कैप्सूल नंबर 22 है आज हम लोग का, और आज हम लोग दो सेक्शन कवर करेंगे। ठीक है, दो सेक्शन कौन कौन सी? एक तो आपका करंट भी होगा और आपका स्टैटिक पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा आज के वीडियो में। तो सर कौन सा टॉपिक है? वो आपकी है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, यानी कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो सारी संगठन के जितने भी फैक्ट, उसके इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट ईयर देखेंगे, उनके हेडक्वार्टर देखेंगे, उनके कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से देश उनके मेंबर्स हैं, ये भी आपसे पूछेगा। और फिर उसके जितने अभी करंट अफेयर, ये आपका करंट अफेयर यानी कि जनरल अवेयरनेस में हम लोग देखेंगे उनके अभी प्रेजेंटली महासचिव, अध्यक्षता जो प्रेसिडेंट है कौन है, ठीक है, उनके प्रेजेंटली अभी सम्मेलन, समिट, जैसे G20 समिट हो या ब्रिक समिट कहाँ किया गया है, ये आपसे पूछा जाएगा। और यकीन मानिए, अगर JSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अभी आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो यहाँ से आपके सवाल बन रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई आपका सपोर्ट होना चाहिए, बहुत जरूरी है, नीड है इस चैनल को, आप लोगों की सपोर्ट की नीड है, समझिए इस बात को। मैथ्स में भी इतना उम्दा कंटेंट आज आपके लिए 1 आवर की मैथ्स की क्लासेस सर ने दी है, और पूरा का पूरा कंसेप्ट सर्कल का और जितने सवाल बन सकते हैं अप टू सचिवालय तो आराम से निकालोगे यार आप लोग, ठीक है। लेकिन देखिए सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा, फिर जीके का सेक्शन में आप देखिए मैंने जिस तरह से आपको चीज़ें दी है, झारखंड अब जो आपकी जनजाति इस सप्ताह में आपको कंप्लीट कराया जाएगा, तो नीड है आप लोगों की सपोर्ट की कि मतलब चैनल को भाई दोस्तों तक शेयर करिए, अपने इसको दबाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर हमारा ग्रोथ नहीं होता है ना, तो फिर देखिए आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। टोटली हम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के ही, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, और अगर लिंक नहीं वर्क कर रहा है तो आपको सर्च करना है फोकस स्टडी विथ अभी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी वर्ल्ड बैंक। देखिए कुछ चीज़ें मैं बोलूं आपको कि यहाँ तो हम बिल्कुल फैक्चुअल डाटा पे आ रहे हैं और आपके करंट से इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस संस्थाएं को बनाने की बात अगर आई कैसे, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर जो पूरे विश्व स्तर पर जो संस्थाएं बन रही है, जैसे आप देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। अभी आपने देखा कोरोना के टाइम पर जो पूरा का पूरा अगर बोला जाए तो मतलब एक हेड की तरह, ठीक है, जो कंट्रोल कर रहे थे पूरे हेल्थ सिस्टम को WHO। तो भाई ये संस्थाएं आई कैसे पहले? तो देखिए बहुत डिटेल हिस्ट्री है इसके ऊपर, जब आप PCS UPSC वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे आप तो चीज़ें पढ़े भी होंगे और आपको जानकारी भी होगी। तो होता क्या है कि देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार से इसको आप रिलेट कर रहे होते हैं, फिर आप सेकेंड वर्ल्ड वार में आते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर ले अभी 2022 की बात, ठीक है, 2022 में आप अगर सुप्रीमेशी की बात करते हैं, प्रधानता जो एक कंट्री के पास है, अभी आप देखते हैं अमेरिका, ठीक है, अभी फाइट चल रहा है अमेरिका, चाइना और रसिया, ये तीनों जो है अपने आप को मतलब वर्ल्ड लीडर की तरह से मतलब कि रिप्रेजेंट करना चाह रहे। तो वही सेम इसी तरह से, या कह ले तो अभी सुप्रीमेशी पूरी की पूरी अमेरिका के आप देख भी रहे हो, है ना। लेकिन यही बात जब 18वीं मतलब कि 19वीं सदी की बात हो रही है, 1870 के आसपास की बात, तो इस समय जो था ना आपका अमेरिका, ये रशिया कुछ नहीं है, यूरोप कॉन्टिनेंट जो है आपका, ठीक है, यूरोप जो महाद्वीप है, एक सबसे विशाल पावरफुल जो आपका एक महाद्वीप या कॉन्टिनेंट आप कह सकते थे, जिसके अंतर्गत आपके फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गए, ये पावरफुल एक कंट्री के तौर से ही बोल सकते हो पूरे विश्व स्तर पर थी, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे इनका क्या होता है, ये गुटों में ही ये कॉन्टिनेंट में ही जो कंट्री यहाँ है ना अपने आप में ही बढ़ जाती है। तो फिर आप इसी का जो यहीं से आपका जन्म होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार का, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपका अमेरिका इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पे, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले क्या हुआ, 1914 से 1918 तक आपका क्या चला, 1914 से 1918 में आपका चलता है फर्स्ट वर्ल्ड वार। हाँ, तो इस आपको भी पता है कि वर्ल्ड वार में मतलब क्या है, कि वर्ल्ड वार इट मीन्स कि कितना लॉस, मतलब लोगों की जान इस तरह से गई, ठीक है, इकोनॉमिकल पूरा सिचुएशन डगमगा गया विश्व स्तर पर, सामाजिक स्थितियां पूरी, मतलब सिंपल सी बात है जिस तरह से लोगों की मृत्यु, हत्याएं हुई है। तो अब ये इस तरह की चीजें और आगे घटित ना घटे, ठीक है। तो इसके लिए ही फिर विश्व स्तर पर एक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। उस राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो देश इसके सदस्यता हासिल करेंगे, ठीक है, तो उनको कुछ चीज़ों को, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। किस प्रकार से आपको विश्व स्तर पर शांति बना करके रखनी है, विश्व पर जो भी इकोनॉमिक आर्थिक सिचुएशन है आप उसको किस तरह से समानांतर लेकर के चले, ताकि कुछ भी इस तरह के बाद में आप ऐसा कोई वार का सिचुएशन ना क्रिएट करें। तो इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें, संस्थाएं बनती चली गई। लेकिन फिर से हमने सेकेंड वर्ल्ड वार किया। तो देखिए ये सब बहुत डिटेल हिस्ट्री है, ये आपको एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने दिया कि ये संस्थाएं वर्ल्ड बैंक बना कैसे, ठीक है।
या फिर आप WHO की बात करते हैं तो WHO या फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कैसे बनी है, ये संस्थाएं क्यों बनी, तो ये आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वार से ही आपकी जो ये नींव रख दी गई थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है तो धीरे धीरे सारी चीज़ें यह सब आती है। तो खैर ये सब डिटेल डिस्कशन की चीज़ें हैं, इतना आप मतलब कह ले तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब डायरेक्ट आते हैं पहली संस्था आपकी जो है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो यहाँ से जितने फैक्ट बनते हैं हम यहाँ पर रख दिए हैं आपके लिए। देखिए सबसे पहले तो आपसे पूछेगा इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम टिप पर याद होना चाहिए। जो वर्ल्ड बैंक की इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछ ली जाए तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, जो इनका मुख्यालय है ये कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है, ठीक। कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। और आपको एक सम्मेलन याद रखना है और ये सम्मेलन है आपकी ब्रेटन वुड सम्मेलन, ठीक है। ये सम्मेलन की जाती है 1944 में और इसी 1944 के सम्मेलन में ही आपकी जो विश्व बैंक की संकल्पना की जाती है और साथ के साथ आपकी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की संकल्पना की जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि किस सम्मेलन के तहत वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी या संकल्पना की गई थी। आप देखें तो JPSC का ये सवाल पूछा गया है प्री में ही, तो ये ब्रेटन वुड सम्मेलन उसका सही आंसर था, ठीक है। तो 1944 में एक सम्मेलन आयोजित होती है ब्रेटन वुड सम्मेलन, इसकी अभिकल्पना की गई थी, ठीक है, जिसमें ही बातें हुई थी कि वर्ल्ड बैंक जैसी कोई संस्थाएं की स्थापना की जानी है हमें, ठीक है। और इसी सम्मेलन में आपको IMF की भी अभिकल्पना की गई थी, ठीक है। हम अभी आगे देखेंगे IMF के बारे में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड R मालपास है, ठीक है। तो भाई वर्ल्ड बैंक में तो बैंक से पैसा, पैसा से यानी कि माल, हाँ, तो आप इस तरह से याद रखते हैं, मालपास जो हो जाएंगे इनके प्रेसिडेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, ठीक है, वो कौन है, तो अंशुला कांत आप याद रखेंगे। जो भारतीय हैं इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वर्ल्ड बैंक के, जो अगर आपसे पूछ लिया जाए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड और या फिर आपसे पूछ लिया जाए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बताएंगे कौन है, तो अंशुला कांत, ठीक है। CFO या फिर MD, इसको आप क्या कह सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, और आप इसे कहेंगे CFO, ठीक है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, तो अंशुला कांत। विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार का अगर आपसे नाम पूछा जाए, ठीक है, विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार का अगर आपसे नाम कोई पूछता है तो आप क्या कहेंगे, वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर, जिनके नाम है रंजीत सिंह ढिसाले, ठीक है। ये सब देखिए, जो अब देखिए अगर कोई भारतीय है, कोई अगर इंडियन है, किसी भी संस्था पर कोई भी पद अगर हासिल किए हैं प्रेजेंटली करंट में अगर बात कर ले, तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई। तो वो आपको पता करना ही चाहिए और आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है। अब आते हैं अनदर पॉइंट में, अगर इंग्लिश में कह ले तो अनदर नेम ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, एक और भी चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो वर्ल्ड बैंक को हम किस और नाम से जानते हैं, तो IBRD के नाम से जानते हैं, ठीक है। IBRD कह ले तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का अन्य नाम है, तो क्या IBRD इंटरनेशनल बैंक, या फिर फुल फॉर्म आपसे डायरेक्ट पूछेगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अगला सवाल, मोंटेक अहलूवालिया जो है नेम्ड मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये आपको एकदम याद रखना है। और हो सकता है क्योंकि देखिए ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, अभी NTPC के एग्जाम की अगर बात कर लिया जाए तो, ठीक है। जो IMF है और जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, उसके उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के जो सदस्य बने हैं, जो आपके अहलूवालिया बने हैं, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एक भारतीय है, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों, या तो वर्ल्ड बैंक आपसे पूछ ले या फिर IMF के बारे में पूछ ले, जो उनके उच्च स्तरीय सलाहकार है, ठीक है, हाई लेवल के जो एडवाइजर होंगे उनके, उस ग्रुप के ये क्या है, सदस्यता हासिल किए है अहलूवालिया। मतलब कहने का इसका अर्थ समझिए क्या है। देखिए जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, एक उच्च स्तर के जो एडवाइजर होंगे, मतलब कि कम से कम वर्ल्ड बैंक के अंदर मैं मान के चलता हूं 10 ऐसे एडवाइजर है जो हाई लेवल पे है, ठीक है, उच्च स्तरीय पर, मतलब वो जो एडवाइजरी जारी करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें पूरे विश्व स्तर पर चीजें चलेगी। तो इस 10 में से एक जो है भारतीय सदस्य शामिल हुए हैं, भारतीय ने सदस्यता हासिल की, वो कौन थे, तो अहलूवालिया थे। इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सब, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक जितना भी हो सकता था हमने कर दिया है, इससे बाहर आपका नहीं निकलेगा अब, ठीक है। अब चलिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिशमेंट ईयर एक बार मैं रिवीजन करूं तो 1945 वाशिंगटन DC ब्रेटन वुड सम्मेलन कब हुआ था, 1944 में। प्रेसिडेंट कौन है, तो बैंक से माल पास हो जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर CFO कौन है, तो अंशुला कांत हो जाएंगे। और इसके सलाहकार अगर पूछ लिया जाए, देखिए सलाहकार अगर आपसे पूछ लिया जाए, शिक्षा सलाहकार है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका क्या है, उच्च स्तरीय सलाहकार है, ठीक है, यानी कि जो हाई लेवल जो एडवाइजरी जो ग्रुप है, ठीक है, उसके सदस्यता कौन लिए, तो अहलूवालिया है। और विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार की बात कर लिया जाए तो रंजीत सिंह ढिसाले है। और
अनदर नेम वर्ल्ड बैंक का क्या है, तो IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की अगर बात कर ली जाए तो स्टैब्लिशमेंट ईयर आपका है 1945, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, तो 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है इसकी, तो वाशिंगटन DC में है। 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में इसकी अभिकल्पना की गई थी। मैंने कहा जैसे कि ये ब्रेटन वुड सम्मेलन में ही दो संस्थाएं आपकी वर्ल्ड बैंक और आपकी IMF की क्या की गई थी, संकल्पना की गई थी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सम्मेलन है आपके लिए। नेक्स्ट अगर बात कर लिया जाए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के प्रेसिडेंट, ठीक है, तो याद रखना है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो याद रखना है इंटरनेशनल मॉनिटरी मतलब मॉनिटर यानी क्लास लीडर जो होता है ना, मॉनिटर। तो आपकी जो क्लास की जो मॉनिटर है वो है क्रिस्टीना, इस तरह से याद रखना। क्रिस्टीना जो है आपके क्लास की लीडर है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ये आपके याद रहेंगे। वर्ल्ड बैंक से माल पास, बैंक से माल से पास, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो गए, IMF के प्रेसिडेंट हो गया क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, उप प्रबंध निदेशक आपका हिंदी में होता है, इसका आपसे पूछ लिया जाए तो ये भारतीय है, तो भाई गीता गोपीनाथ, ठीक है। गीता गोपीनाथ एकदम याद रखना है भाई। और यही जो IMF जो है, यही संस्था आपको आउटलुक की जो रिपोर्ट होती है ना, ये जारी करने वाली यही है, IMF ही है। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला संस्था हम बात कर ले तो गेट, ठीक है। गेट की अगर बात कर लिया फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड, यानी कि जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड, ये आपका फुल फॉर्म कई बार पूछा है एग्जाम में, इसलिए ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। लेकिन देखिए ये गेट अब इस नाम से नहीं जाना जाता है, अब हम इसे कहते हैं WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, तो गेट को क्या नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर 1945, ठीक है। 1945 स्टैब्लिशमेंट ईयर। वर्ल्ड बैंक हमने कब देखा, 1945। IMF हमने कब देखा, 1945, यानी 3 ईयर, एकदम ईयर वाइज मैंने चीज़ें सिस्टमेटिक वे से कंटेंट रखा है। तो 1945 में हमने 3 याद रखना है, और इजी वे में हम लोग याद भी कर लेंगे। 1945 में कितनी संस्था हो गई, तो 3 संस्था हो गई सर। कौन कौन सी, वर्ल्ड बैंक, IMF और गेट, यानी कि WTO। इसका न्यू नेम अगर पूछ लिया जाए तो WTO कहेंगे आप, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा है। देखिए भाई यहाँ पे आप आइए, पहले सबसे पहले देखिए वर्ल्ड बैंक के हमने हेडक्वार्टर कहाँ देखा, वाशिंगटन DC, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आप USA, सीधा से बात है, पूरा पैसा का कंट्रोल किसके पास है, तो अमेरिका के पास है। विश्व स्तर पर पूरा पैसा का कंट्रोल किसने, क्योंकि वर्ल्ड बैंक है, विश्व स्तर की बैंक है, ठीक है। कोई लोन देना है, सब कुछ यही करती है। कोई देश को लोन चाहिए, किसी तरह की भी चीजें चाहिए, तो ये देखिएगा तो पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास है, हेडक्वार्टर इसने अपने पास ही रखा, ठीक है। उसी पर अगर IMF की भी बात है तो भाई इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात हो रही है, तो ये भी अपने पास ही रखेगा, अमेरिका ही रखेगा। 1945 है। लेकिन अब आता है गेट की बात, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ट्रेड करनी है, तो ट्रेड अगर आपको करना है तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो जेनेवा में, ठीक है। जेनेवा आपको मैप तो इसमें है नहीं, मतलब मैं दिखाता हूँ कि कहाँ स्थित है ये, खैर चलिए कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि गेट की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा में हो गया। अब गेट का एक न्यू नाम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गेट को ही हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका नया नाम रख दिया गया है। और इसका फुल फॉर्म क्या था गेट का, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड। प्रेसिडेंट आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है नजोकी ओजोंजो ई वाला। देखिए कैसे इसको याद रखिएगा, आपने कहा ट्रेड करना, मुझे ट्रेड करना है तो वो मार्केटिंग वाला ट्रेड नहीं, आप कुछ सामान खरीद लिए, कपड़ा खरीदना है, तो आपने बोला ई वाला कपड़ा खरीदेंगे, ठीक है। आपने बोलते हैं ना ई वाला कपड़ा, तो ई वाला हो गया आपका प्रेसिडेंट। इसके हेडक्वार्टर 1945 में स्टैब्लिशमेंट ईयर। और अगर बात कर लिया जाए इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा में। क्लियर है इतना, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से या फिर गेट से। अच्छा इसके इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है कि इसके टोटल मेंबर कितने, ये आपके एग्जाम में पूछते हैं। और लेटेस्ट अभी जो ऐड हुआ है 164 इसमें टोटल मेंबर, और 164वां कौन है, तो आपका अफगानिस्तान है, ठीक है ना जी। कौन है, तो अफगानिस्तान है। और ये आपको पता होना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन समिति के अध्यक्ष, यानी कि जो WHO है उसके एक्सपर्ट एडवाइजरी जो कमेटी है, ठीक है, उनके सदस्य बोल, उनके जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो अनवर हुसैन शेख, जो एक भारतीय हैं। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अनवर हुसैन शेख कौन है, तो विश्व व्यापार संगठन समिति के अध्यक्ष है। कौन है, तो अध्यक्ष है। देखिए विश्व व्यापार संगठन समिति, विश्व ट्रेड से व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन से संगठन, समझ गए। तो विश्व व्यापार संगठन के जो इनकी एक कमेटी बनी है। अब ये कमेटी समझिए, ये कमेटी बनाया गया क्यों, कि अगर कोई भी ट्रेड से रिलेटेड कोई कंट्री में कोई तरह की दिक्कत है, दो देश के बीच में, जैसे कि भारत और रसिया के बीच में, ठीक है,
कुछ भी ट्रेड हो रहा है और एक इलीगल वे से अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे WTO क्या करेगा, उसमें इंटरफेयर करेगा और उस ट्रेड के बारे में क्या किया जाएगा, वहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। अब ये डिस्कशन कौन करेगी, तो भाई जब भी कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने हमेशा कहा तो क्या होती है, एक कमेटी बनाई जाती है और जो उनके हेड जो भी मेंबर हैं उनको उस कमेटी के सदस्यता दी जाती है और उनके एक हेड को बनाया जाएगा और उस ट्रेड के बारे में डिस्कशन होगी और उसके बाद ये एक फाइनल रिपोर्ट जारी करेगी जो WTO को दी जाएगी कि इस तरह की चीज़ें घटित हो रही है, ये हमें सुधार करना है और ये हमें पनिशमेंट करना, बहुत सारी चीज़ें इस कमेटी के तहत बाहर आती है। तो इन्होंने एक जो कमेटी बनाया है, उनके जो हेड अभी जो बनाए, ठीक है, इनकी जो कमेटी के जो हेड है ये अभी कौन है, तो अनवर हुसैन शेख है, ठीक है, चेंज होते रहते हैं तो अभी कोई भारतीय ही है, अनवर हुसैन शेख। समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते सर। अब आता है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और मैं बताता हूँ और भी किस चीज़ों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए साहब, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 7 अप्रैल 1948। हमने एक तो कंप्लीट किया ईयर 1945 में, 3 WHO, सॉरी नॉट WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, ये भी वाशिंगटन DC, और तीसरा हमारा गेट यानी कि ट्रेड करना है, ई वाला हो गया, माल पास उधर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। और फंड भी था आपका, तो वो कहाँ रखा था, वाशिंगटन DC में रखा था इन्होंने, ठीक है ना जी। और IMF मॉनिटरिंग है, तो मॉनिटर कौन कर रहा था, आपके क्लास की लीडर कौन थी, तो क्रिस्टीना थी, क्लियर है इतना। और 164वां मेंबर अभी कौन बना है, अफगानिस्तान है। ये सब चीज़ें हमारी क्लियर है और इसकी हमें पता है कि ट्रेड करना है वो वाला ई वाला इसके प्रेसिडेंट है, क्लियर। अब वर्ल्ड हेल्थ की जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना 1948, और लेकिन डेट के साथ आप याद रखेंगे 7 अप्रैल 1948, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट डे आपको याद करवा दूं अभी फटाक से एकदम। चलिए ठीक है, 7 अप्रैल, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ठीक है। और इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर ही है 7 अप्रैल 1948 में, इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक। अब आइए 5 जून की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या याद आती है, तो विश्व पर्यावरण दिवस की, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम मनाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आपका है 22 अप्रैल। देखिए 22 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं, तो पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे मनाते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर आपको कुछ याद आ रहा है नोबेल प्राइज से, हाँ, तो इस दिन हम क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस, ठीक है जी। अच्छा अब आइए काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने देखिए ये सब चीज़ें कई बार बताया है, नेशनल बोल रहा हूँ 11 मई, हाँ 11 मई को हम लोग क्या करते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में हम कौन सा डे देखेंगे, तो एक तो 23 अप्रैल देखेंगे और एक 24 अप्रैल देखेंगे। देखिए 23 अप्रैल और 24 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं, 23 अप्रैल को अगर याद करूं तो ये मनाया जाता है आपके लिए कॉपीराइट डे मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें मनाया जाता है वर्ल्ड बुक डे, ठीक है। कॉपीराइट और बुक को दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा 23 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, आपको अभी को याद भी होगा, पंचायती दिवस, ठीक है, सॉरी पंचायती राज दिवस आप इसे कहेंगे, ठीक है। तो ये अप्रैल महीना खत्म होता है। जनवरी में भी कुछ चीज़ें मनाते हैं क्या, 10 जनवरी वाली डे आपको याद आ रही होगी, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, हाँ जी, विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि नेशनल हिंदी डे हम लोग कब मनाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। विज्ञान दिवस मैंने बताया था, अवार्ड वाला जो सेक्शन कराया था, तो 28 फरवरी में, ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। बस इतना आप एटलीस्ट याद रखिएगा कम से कम। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब हम लोग देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज भी देख लिया हमने। तो 7 अप्रैल 1948 को एस्टैब्लिशमेंट ईयर हो गया इसका। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। देखिए मैप में भी मैं इसको नहीं दिखा पाऊंगा, ये इतू सा देश है, छोटा सा देश है, यूरोप कॉन्टिनेंट का ही एक देश है, ठीक है। इधर इसको फ्रांस ढका हुआ है, इधर जर्मनी है, इधर इटली है आपका, ठीक है। और इधर आपका ऑस्ट्रिया हो जाएगा, इधर आपका यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, इधर आपका रसिया है, इधर आपका भारत है, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका है, इधर आपका उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है। उसी प्रकार इधर फिर आपका अफ्रीका हो जाएगा, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर न्यूजीलैंड है, इधर आपका जापान है। तो ये एकदम छोटा सा जो स्विट्जरलैंड आप देख रहे हैं, मैक्सिमम जितनी भी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको यहीं पर बना करके रखा है इन्होंने हेडक्वार्टर, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है, तो देखिए WHO का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, टेड्रोस, केवल याद रखिए बस, टिक करके आ जाइएगा। टेड्रोस जो हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट है। और इनके जो CEO हैं WHO के, इंडियन ऑरिजिन है वो अनिल सोनी जी है। फर्स्ट अभी जो CEO बनाए गए हैं WHO के, वो भारतीय ही है, मतलब भारतीय मूल के, इंडियन ऑरिजिन हमने समझाया था आपको अच्छे से कैप्सूल नंबर 3 में ही, हाँ।
अनिल सोनी जी हैं, इनके क्या इंडियन जो है भारतीय मूल के हैं, जो फर्स्ट सीईओ बनाए गए हैं WHO को। तो 7 अप्रैल 1948 एस्टेब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर जेनेवा, टेड्रोस इसके प्रेसिडेंट और फर्स्ट सीईओ कौन है, तो भारतीय ओरिजिन के हैं, वो कौन है, तो अनिल सोनी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका UNHRC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल आपको याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के स्टैब्लिशमेंट ईयर की अगर बात कर ले तो लेटेस्ट 2006 में ये बनाई गई है। ठीक है, 15 मार्च 2006 को बनाया गया है। और मैंने बताया था आपको 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस, यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। और इसकी भी हेडक्वार्टर आप देखेंगे जेनेवा। तो देखिए मैक्सिमम आपको जो है जेनेवा में ही देखने को मिलेगा। तो कैसे याद करेंगे, देखिए जेनेवा को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा से जान याद रखना है आपको, आपकी जान की बात हो रही है। तो हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो आपकी जान चली जाएगी, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद UNHRC यानी क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो ये जो ह्यूमन राइट जो है ना फाइट करते हैं, यानी कि अपनी जान से खेलते हैं अपने राइट्स के लिए। ठीक है, ह्यूमंस जो इंसान है अपने राइट्स के लिए क्या करते हैं, अपनी जान से खेल देते हैं। जेनेवा इस तरह से याद रखिएगा। इनके प्रेसिडेंट याद रखना है फेडेरिको विलेगास। अब इसको कैसे याद रखिएगा, विलेगास को हम ये से याद रखते थे विलेज। तो आप इसको कैसे रिलेट करिएगा, ह्यूमन जो है जो विलेज में रहने वाले जो ह्यूमन है अपने राइट्स के लिए क्या करते हैं, फाइट करते हैं, जान देते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। तो तीनों चीज़ हो जाएगा। एक तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स से आप देखेंगे, जैसे ह्यूमन राइट्स यानी कि ह्यूमन क्या कर रहे हैं, अपने राइट्स के लिए जान से लड़ाई कर रहे हैं, जेनेवा हो जाएगा। साथ के साथ ये जो ह्यूमन के राइट्स के लिए कौन से, तो जो विलेज में रहते हैं, ठीक है, वही गरीब है, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा, इसीलिए। और इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर की अगर बात कर ली जाए तो 15 मार्च। ठीक है, आगे इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, ये आपको याद रखना है, IUCN। इसके हेडक्वार्टर की बात कर ले तो ये भी जेनेवा में है। ठीक है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1948। 1948 में दो अभी तक हमने देख लिया है, एक तो WHO देख लिया और एक आपका IUCN देख लिया है। और देखिए ये याद रखना, IUCN से आपको याद आ रहा होगा कि यही रेड डाटा बुक्स की जो सूची है यही जारी करती है। और सबसे पहले जो जारी की गई थी 1963 में। क्या होता है ये रेड डाटा बुक सूची, तो ये ऐसी सूची जारी करती है जो क्या बोल सकते हैं कि जिसकी अभी संख्या जो है बिल्कुल लुप्त के कगार में पहुंची। जैसे कि एक एग्जांपल बाघ की संख्या जो है पूरी की तरह से लुप्त के कगार पे पहुंच गया है, यानी कि अब वो जो है बिल्कुल रेड सिग्नल उनको मिल चुका है, यानी कि उनकी इस अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी इस अर्थ से। तो अब उसको अगर रेड डाटा बुक की सूची में डाल दिया जाता है तो इससे क्या होगा कि उसकी जो है संरक्षण, ठीक है, कंट्रोल ये पूरा करेगी IUCN। इसके लिए यूनेस्को इनको फंड भी जारी करती है। साथ के साथ कोई भी इनका कोई शिकार नहीं कर सकता। इस तरह के ये चीज़ें होती है, ये रेड डाटा बुक के अगर ये सूची में अगर उनका नाम डाल दिया जाता है तो। ठीक है, खैर इस पर हम डिटेल चलेंगे जब हम क्या कर रहे होंगे, कब है आपका नेशनल पार्क वगैरह, हाँ उसमें हम देखेंगे कई सारे रेड डाटा बुक सूचियों के जो भी नाम वगैरह। देखिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड, जो स्विट्जरलैंड में ही है। 1961 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। फॉर ये भी जो है आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये अंडर IUCN के अंदर ही वर्क करती है, या फिर बोल सकते हैं इसका ही एक बोल सकते हो कि सब पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो IUCN आपको क्या समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। तो देखिए नेचर ठीक रहेगा तो आपका जान बच सकता है, जेनेवा इस तरह से भी याद रखिएगा। और यही जो आपका रेड डाटा बुक सूची जारी करती है, 1963 में सबसे पहले रेड डाटा बुक सूची जारी की गई थी। नेक्स्ट है आपकी ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NTPC का पूछा सवाल है ये आपका एग्जाम का। देखिए इसकी हेडक्वार्टर आपसे अगर पूछ ली जाए ILO की, तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा में है। हाँ जी, अगर इनकी प्रेसिडेंट की बात कर लिया जाए तो इनकी जो प्रेसिडेंट है, इनके प्रेसिडेंट का आपको याद रखना है गिलबर्ट F होनुगोबो। ठीक है, होनुगोबो, क्या है, होनुगोबो। और इनके जो गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, उनके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, अपूर्व चंद्रा। तो कैसे इसको आप याद करिएगा, ILO। तो देखिए लेबर यानी कि जो मजदूर हैं, ठीक है, उनके लिए ये संस्थाएं बनाई गई थी। तो लेबर के समझ रहे हैं, जान से खेल करके ये लोग काम करते हैं, तो इस तरह से याद रखिएगा, जेनेवा ये हो जाएगा आपका याद। प्रेसिडेंट आप कैसे याद रखिएगा, होंगबो, ठीक है, होंगबो, गिलबर्ट होंगबो, गिलबर्ट होंगबो। तो गिलबर्ट। अब देखिए कैसे याद करते हैं इसको आप, गिलबर्ट इस तरह से आप लिखेंगे गिलबर्ट
तो जो मजदूर लोग होते हैं ना, आप देखिएगा इतना इनको काम का हेडेक होता है, इतना काम इनका टफ होता है, ये खाना भी अच्छी तरह से चबाते नहीं, गिल करके खा जाते हैं, गिल लेते हैं। गिल लेना मतलब डायरेक्ट वो निगल लेते हैं। तो गिल से याद रखना है लेबर, लेबर से आपको याद रखना है जॉन जेनेवा। क्लियर है। अपूर्व चंद्र याद रखिएगा, एक भारतीय हैं जो प्रेसिडेंट बने हैं इस गवर्निंग बॉडी, इसके गवर्निंग बॉडी इनके जो हुए हैं ILO की जो गवर्निंग बॉडी है उनके अध्यक्ष चुने गए हैं अपूर्व चंद्रा को। ठीक है जी। अगला चलते हैं UNHCR। देखिए UNHCR की अगर बात कर ली जाए तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको याद रखना है। क्या है फुल फॉर्म इसका आपको? तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। ठीक है, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। अब इसका आपको केवल याद रखना है जो जेनेवा है बस उसका हेडक्वार्टर याद कर लीजिएगा। और ऐसे याद रखते थे जो रेफ्यूजी आए हैं उनका जान बचाने वाला केवल भारत है, जितने भी रेफ्यूजी भारत में आके बस जाते हैं बस इस तरह से याद रखिएगा। हेडक्वार्टर जेनेवा इस तरह से याद रखिएगा, रेफ्यूजी से जान बचा लिया भारत ने, हेडक्वार्टर जेनेवा। ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO, इसका भी हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा जेनेवा। कैसे? मेट्रोलॉजिकल मतलब समझ रहे ना, मतलब मौसम विभाग से संबंधित जानकारी। तो मौसम वगैरह ठीक नहीं रहेगा तो भी आपकी जान चली जा सकती है। ठीक है, इस तरह से याद रखें। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी स्टैब्लिशमेंट ईयर। जस्ट रेड क्रॉस आपका पूछा गया सवाल है भाई, ये भी NTPC में। और ये क्या आपको याद रखना है? इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, स्टैब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना है 1963। अच्छा एक बार चेक कर लीजिएगा, रेड क्रॉस का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1963 है या फिर 1863 है। हालांकि मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा क्योंकि 19 में और 18 में कन्फ्यूज़न हो रहा है। 18 नहीं यार, ये गलत होगा, 1963 ही होगा। ठीक है, रेड क्रॉस 1963 ही होगा, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है। तो इसका 1963 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, याद कर लेना है आपको। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा है। और एक बार आपको चेक भी कर लेना है इंटरनेट से। ठीक है, रेड क्रॉस क्लियर हो गया। आइए चलिए सर, अंकटाड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम के करंट अफेयर यहाँ से बन सकते हैं अंकटाड से। देखिए अंकटाड का तो पहले फॉर्मूला को याद रखना है क्या, कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंकटाड याद रखना है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ है अंकटाड की? तो जिनेवा में है। लेकिन अभी हुआ क्या है, जस्ट लेटेस्ट करंट अफेयर की मैं बात बता रहा हूँ। इनकी जो पहली महिला महासचिव चुनी गई है उनका नाम आपसे, मतलब कि पहली महिला सचिव इनका चुना गया है, उनका नाम आपसे पूछा जाएगा। आपको याद रखना है रेबेका ग्रीन स्पेन। ठीक है, रेबेका ग्रीन स्पेन इस तरह से याद रखिएगा। अंकटाड रेबेका ग्रीन स्पेन, बस याद रखना है। इसके पहले महिला सचिव है। ठीक है, फर्स्ट लेडीज जो बनी है महासचिव इनके। ठीक है, कौन है? तो रेबेका, मैं अच्छे से लिख दूं, रेबेका, रेबेका, ठीक है ना, रेबेका ग्रीन स्पेन। ठीक है, रेबेका ग्रीन स्पेन, ये याद रखना। अंकटाड की पहली महिला महासचिव बनी है। हेडक्वार्टर कहाँ होता है? तो जिनेवा। अब अंकटाड से कैसे इसको याद रखिएगा, देखिए रेड क्रॉस, अगर रेड लाइन को क्रॉस कर गया तो भाई आपकी जान ऐसे ही चल जाएगी जिनेवा। और जिनेवा को हमेशा से मैंने क्रॉस रिलेट किया है जान से। अंकटाड, अगर आपने अंकटाड, इसको हिंदी में लिखी इस तरह से अंकटाड, अगर आपने अंक नहीं लाया अच्छा से तो आपकी जान मार दी जाएगी आपके घर में। ठीक है, तो जेनेवा इस तरह से भी आप याद रखिएगा। अगला UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी ईयर बोल रहा हूँ, इसकी आपको याद रखना है क्या? UNDP में इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है जी। उसके बाद इसके प्रेसिडेंट आपको याद रखने हैं असीम स्टेनर। स्टेनर इस तरह से याद रखिएगा, स्टेनर। देखिए स्टेनर कैसे हम आपको याद करवाते हैं सारा कुछ। उसके बाद इसके अंडर सेक्रेटरी जनरल यानी कि अंडर महासचिव जो है, ठीक है, एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर, हिंदी में भी वही कहेंगे, जो UNDP के जो है, अच्छा यहाँ पे छूट गया है, अंडर सेक्रेटरी जो है UNDP के, है ना जी, UNDP के अंडर सेक्रेटरी जो होंगे, देखिए यहाँ छूट गया, मैंने नाम ही नहीं लिखा भाई, मैं सोचूं कि क्या लिख दिया हूँ। देखिए यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट है, ये करंट अफेयर का पार्ट है, जो अंडर सेक्रेटरी जनरल यानी कि अंडर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर जो UNDP के चुने गए हैं, ठीक है, वो भाई बोलो भारतीय हैं। ठीक है, वो क्या है? भारतीय हैं। और उनका नाम याद रखना है ऊषा राय मोनारी। ठीक है, क्या है? ऊषा राय मोनारी। ऊषा राय मोनारी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जितना मैं बता रहा हूँ। ऊषा राय मोनारी बता दिया। WHO के फर्स्ट CEO जो बताया मैंने अनिल सोनी जी। गीता गोपीनाथ मैंने बताया, उधर आपका अंजुला कांत CFO मैंने बताया वर्ल्ड बैंक का, ये सब इंपॉर्टेंट है। गीता गोपीनाथ डायरेक्ट MD मैंने बताया IMF की। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछेगी क्योंकि ये भारतीय हैं। ठीक है, तो यहाँ मिस है, प्रिंट हो रखा है भाई, इसको आप, मैंने ही किया है टाइप, तो भाई दूसरे को क्या बोलना है, यहाँ आपको लिखना है ऊषा राय
मोनारी जी, ठीक है, जो होंगे। प्रेसिडेंट आपको कैसे याद रखेंगे, डेवलपमेंट है ना जी, देखिए कैसे याद रखेंगे, डेवलपमेंट आ रहा है, यानी कि देखिए सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन है भाई, अमेरिका, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क याद रखेंगे इस तरह से। इसके लिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क सबसे डेवलप्ड बात किया जाए तो। उसके बाद जो अब भाई स्टेनर, स्टेनर इस तरह से लिखेंगे, स्टेनर है ना, तो स्टेनर कौन यूज करता है, तो जो डेवलप्ड है भाई, जिनके पास पैसा बहुत अधिक है, तो स्टेनर वही यूज़ करेगा। और अंडर सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो उषा राय मोनारी, जो भारतीय है, ये बस आपको याद रखना। नेक्स्ट आपका यूनिसेफ, देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ का तो पहले फुल फॉर्म ही याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसका ईयर आपको याद रखना है, 1946 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई। उसके बाद इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना जी। देखिए कैसे याद रखिएगा, चिल्ड्रंस की अगर डेवलपमेंट करनी है, चिल्ड्रंस की अगर डेवलपमेंट करनी है तो डेवलपमेंट में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट आ गया, तो वो भी न्यूयॉर्क। चिल्ड्रंस की डेवलपमेंट करना है, ये भी न्यूयॉर्क। और स्टैब्लिशमेंट 1946। इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो कैथरीन एम रसेल है, ठीक है, कैथरीन रसेल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और देखिए यही यूनिसेफ है जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्टार्ट किया गया था, ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा ही। अगर आपसे कभी पूछ ले फ्यूचर में, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, डेट के साथ याद रखना आपको, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर तो सभी को पता ही होगा, यूएनओ का अमेरिका में है, यूएसए में है, ठीक है, न्यूयॉर्क। और देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि भारत 8 बार जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष बन चुका है। तो कितनी बार, तो पूछेगा आपसे, मेनली यही पूछेगा कि भारत कितनी बार, तो 8 बार आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। देखिए इसके भी मतलब क्या बोल सकते हो कि कैटेगरी बोल सकते हो, या फिर इनके ही पार्ट के अंदर तहत ही आते हैं आपके सुरक्षा परिषद। तो इसकी सदस्यता भारत 8 बार ले चुका है, यानी कि 8 बार इसका सदस्य बन चुका है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 8 बार जो है भारत इसका सदस्यता हासिल कर रखा है यूएनओ की, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अगर आपका इन्वायरमेंट ठीक नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, मर जाओगे, नैरोबी। अगर इन्वायरमेंट ठीक नहीं रहेगा तो आप क्या करो, नैरोबी, या फिर इसको ऐसे याद रखिएगा कि अगर इन्वायरमेंट ठीक नहीं है तो आप रोवेंगे, ठीक है, रोवोगे, ठीक है, रोवोगे, तो रोना ही है, अगर इन्वायरमेंट ठीक नहीं है तो रोगे ही। केनिया में है नैरोबी, कहाँ, तो केनिया में, ठीक है। 1972 स्टैब्लिशमेंट ईयर है, 1972। और कोई कमेंट करके बताइए, मैंने 1972 में कई सारे फैक्ट बताए थे आपको, ठीक है। मैंने कब कब बताया, एक तो अवार्ड सेक्शन में बताया था, नोबेल प्राइज़ जब करवा रहा था तब बताया था, बहुत चीज़ें बताया है, मैं नहीं बताऊँगा अभी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है 1972। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। और इसके प्रेसिडेंट अभी कौन है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के, तो इंगर एंडरसन है, ठीक है, इंगर एंडरसन जो है इनके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट सार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सार्क। देखिए सार्क से आपसे क्या पूछ सकता है एग्जाम में, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद करिए। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन, ठीक है, फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना है 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल में, हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल में। टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो 8 मेंबर हैं। और इसमें 8 कौन कौन है, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और श्रीलंका है, और मालदीव है, ठीक है। श्रीलंका, मालदीव से याद रखना है भाई, अफगानिस्तान याद रखना है, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। याद रखना म्यांमार इसकी सदस्यता नहीं मतलब इनके मेंबर नहीं है, ये याद रखिएगा। कई बार कन्फ्यूज़न से नेबरिंग कंट्री में हम लोग म्यांमार को भी ले लेते हैं, लेकिन ये आपसे पूछा गया साउथ एशियन, ठीक है, साउथ वाला, एशिया के जितने भी साउथ कंट्री है ना। लेकिन इसमें ये भी आपको याद रखना कि चाइना भी इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, उसके ही अगेंस्ट तो ये बनाया गया था सार्क। तो स्टैब्लिशमेंट या 1985, काठमांडू नेपाल हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर 8 है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। लास्ट अभी जो लेटेस्ट अभी पूछ लिया जाए जो मेंबरशिप इनके लिए है वो कौन है, तो अफगानिस्तान है, ठीक है जी। सार्क की ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको, आई थिंक इतना आपको सार्क के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, अब हम लोग चलते हैं आसियान के बारे में बोले तो एशियन एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो इंडोनेशिया बोलोगे, जकार्ता, इंडोनेशिया। 1967 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। टोटल मेंबर्स आपसे पूछा जाएगा एशियन के कितने हैं, तो 10 मेंबर। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि भारत इसका सदस्य नहीं है।
भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये गलती करके आते हैं लोग, इसलिए याद रखिएगा। इसकी हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में है। 1967 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, टोटल मेंबर 10 है। इंडिया इसकी मेंबरशिप नहीं ली है, ठीक है, मतलब इसके सदस्य नहीं है। लेकिन आपसे पूछेगा इसकी समिट 2022 में कहाँ हुई है, ठीक है। देखिए तो 2022 की अगर आपसे आसियान की पूछ लिया जाए, ठीक है, आसियान शिखर सम्मेलन पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कंबोडिया में। कहाँ बोलोगे? कंबोडिया में। और 2023 में कहाँ होगा? कंबोडिया में। 2022 में और 2023 में कहाँ होगा? तो इंडोनेशिया में, ठीक है, जहाँ इसकी हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया में होगा 2023 में, ठीक है, समिट। अगला चलते हैं हम लोग बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है आपके एग्जाम के लिए, तो बिम्स्टेक आपको याद रखना है। बिम्स्टेक में आपको क्या याद रखना है? इसका फुल फॉर्म। सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है इसका? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? 1957, ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछ लिया जाए तो 1957 हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है बिम्स्टेक की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक देखिए आपसे अभी ये आपका जेपीएससी, मतलब इस बार के जेपीएससी नहीं, पिछले बार के जेपीएससी में पूछा है। आपके एनटीपीसी में भी बिम्स्टेक से सवाल बने हैं, तो बिम्स्टेक काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है आपके लिए। तो पहले तो फुल फॉर्म याद रखना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हेडक्वार्टर इसकी कहाँ है? तो ढाका में, ठीक है, ढाका में हेडक्वार्टर है, ढाका बांग्लादेश। और इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर 1957। और टोटल मेंबर कितनी है? तो 7 है। लेकिन इसमें मेंबर आपको याद रखना होगा कौन कौन है। तो देखिए एक तो इंडिया हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, ठीक, इतना इधर क्लियर है। अब नीचे आइए, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश साथ में याद रखिएगा, चारों सटा हुआ है, ठीक है, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। उसके बाद इधर आइएगा तो श्रीलंका एक नीचे वाला पार्ट है, फिर म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। इधर मालदीव्स में भी टिक नहीं करना है और ना ही आपको चाइना को टिक करना है, भाई इसके मेंबर नहीं है, 7 मेंबर ही है, ये याद रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिम्स्टेक की आपको याद रखनी है, ठीक है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ये आपको क्लियर हो गया होगा। और 2022 में इसकी सबमिट आप देख लेना यार, मुझे भी याद नहीं आ रही है, मैंने क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब होप शो शायद करंट में आपको ये चीज़ आपको खुद से करनी पड़ेगी कि बिम्स्टेक की जो शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ हुई थी ये आप खोजोगे, ठीक है। और जिनको पता है वो कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उनको ये पता चल जाए। भाई आप लोग भी कमेंट चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कोई ना कोई कमेंट करके बता ही दे, ठीक है। अगला चलते हैं G7। G7 इट मीन्स कि 7 देशों की जो ग्रुप बनी हुई थी, G7 हम जिसे कहेंगे, ठीक है। तो चलिए G7 की अगर बात कर लिया जाए तो अच्छा देखिए, इसलिए शायद मैं बता रहा हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा। शायद ये सबमिट हुआ ही नहीं था मेरे ख्याल से, ये शायद कोरोना के कारण वर्चुअली हुआ था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही हुआ था वर्चुअली, इसीलिए शायद। लेकिन देख लीजिएगा G7 की अगर बात कर लिया जाए, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1975 है। 7 मेंबर कौन कौन याद रखना है आपको? कौन कौन 7 मेंबर G7 में? तो आपको 7 मेंबर कौन कौन याद रखना है? जर्मनी याद रखना है जी, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा और जापान। हालांकि देखिए इसको तो याद करने का एक तरीका है और बहुत लोग तो ट्रिक के माध्यम से भी कर देते हैं, लेकिन देखिए ये तो मैप जिनको पता होगा। अब मेनली ये जो है ना समूह, ये विकसित जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, देखिए यहाँ से सटा हुआ जर्मनी, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड, ये सटा हुआ, ये चारों के चारों पूरा डेवलप्ड कंट्री। और मैंने कहा कि 19वीं सदी की सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्टिनेंट मानी जाती है, तो ये तो चारों होंगे ही। कौन कौन? फ्रांस, जर्मनी, इटली और इधर इंग्लैंड, ये चारों होंगे। इधर आपका एक अमेरिका हो जाएगा, ठीक है जी, उसके बाद कनाडा हो जाएगा, कितना हो गया? 4 2 6, यूएसए, कनाडा, और एक मात्र आपको याद रखना है जापान, ठीक है। ये मात्र एकमात्र ऐसा देश है जो एशिया कॉन्टिनेंट का एकमात्र ऐसा देश है जो इस G7 का सदस्य है, ठीक है, मेंबर है। ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एशिया का एकमात्र वह देश कौन है जो G7 का सदस्य है। कई तरह से सवाल बन सकते हो, तो आपको याद रखना है जापान। हालांकि ये मैं मैप तो यहाँ पे लाया नहीं तो दिखाता कहाँ कहाँ पे कौन कौन से देश है। ये आपका पूरा का पूरा मैप बनाता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, हाँ जी, ये आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद इधर से आपका ये हो गया यूरोप हो गया, ये आपका पूरा एशिया, इधर से आपका ये हो गया अफ्रीका, और ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, इधर न्यूजीलैंड। हाँ, तो देखिए इधर हो गया आपका रशिया हो गया, ठीक है, भारत हो गया इधर, यहाँ आपका जापान हो गया, इधर आपका देखिए बता रहे ये आपका ग्रीनलैंड हो गया, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस, जर्मनी है इधर भी, ठीक है। उसके बाद इधर इटली हो जाएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर इटली की, इधर ऑस्ट्रिया है। तो देखिए ये चार, एक तो कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ये इटली, कितना हो गया? 1 2 3 4, ये 4 देश। और इधर आपका है क्या? ये आपका अलास्का हो गया, ये आपका यूएसए हो गया, ये आपका कनाडा हो गया, है ना जी।
मैक्सिको ये हो गया, तो ये एक यूएसए और एक कनाडा, तो 1 2 3 4 इधर, 5 6 और एक आपका ये जापान, ठीक है। और इधर आपका पूरा दक्षिणी अमेरिका है, इधर आपका ब्राज़ील वाला एरिया हो गया, चिली हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो इस तरह से देख लीजिए, मैंने कोशिश किया समझा दूँ। बाकी ये 7 मेंबर अब आपको याद हो गया होगा। डेवलप कंट्री का ये ग्रुप है, जर्मनी, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड याद रखना इधर, और इधर यूएसए, कनाडा और जापान। जापान एशिया का एकमात्र महादेश है जो इसका सदस्यता हासिल कर रखा है। G7 की समिट आप देख लेंगे नेट से, होप सो। इसकी मैं बता ही दूँ आपको 2022 की, जो मुझे याद है। देखिए 2022 की आपसे लेटेस्ट पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, इसकी समिट कहाँ हुई थी, जर्मनी में। हाँ जी, जर्मनी में हुई थी। और इसके बाद शायद फिर से अमेरिका में होगी 2023 की, G7 की। देख लेना भाई, अगर G7 की अमेरिका में नहीं, जापान है ना, जापान के बाद 1 मिनट यार मैं याद करूँ। देखो जर्मनी में हुआ है आपका 2023 में, जर्मनी ये, अच्छा चलो देखो बता रहे क्लियर। देखो G7 की 2022 में सबमिट कहाँ होनी है, मतलब कहाँ हुई है, तो आपको मैंने क्या बताया, जर्मनी, ठीक है। क्या बताया भाई मैंने, जर्मनी। क्लियर, लिखते चलिएगा। 2023 में बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही होगा, ये तो ईजी था, भूल गया था मैं। देखिए G7 का 2023 में जो सबमिट होगा वो आपका होगा जापान में, एशिया में होने वाला, हाँ याद आ गया, जापान में, ठीक है। उसके बाद 2024 का भी ये फिक्स हो गया है, ये आपका इटली में होगा, ठीक है। तो देखिए 2022 की सबमिट कहाँ है, तो जर्मनी में, ठीक है। देखिए लिखते चल रहे, 2022 में सबमिट, उसके बाद 2023 में जापान में सबमिट, ठीक है, और इटली में 2024 में। तो इस तरह से देखिए याद रखिएगा ना, तो चीज़ें याद हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन याद नहीं कर पाइएगा। अगर इस तरह से याद करिएगा, मैप वगैरह सब कुछ दिमाग में लेके चलिएगा तो याद हो जाएगा। अगला चलते हैं G20, 20 देशों का, और सॉरी 20 देश मतलब कि एक तो 19 कंट्री और पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है आपका, ठीक है। यूरोपियन यूनियन है इसमें शामिल G20 में। तो ये भी आपका विकासशील, ये मतलब है कि विकासशील देशों का समूह है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री का समूह था G7, ये है डेवलप, जिनका मतलब डेवलपमेंट हो ही रहा साथ के साथ में, ठीक है। तो इसका सबमिट कहाँ हुआ है याद रखना आपको, सबमिट इसका मेन आपको याद रखना भाई, और कुछ नहीं याद रखना, एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना। बाकी 2022 में इसके सबमिट कहाँ है, तो इंडोनेशिया में। किसकी, G20 की इंडोनेशिया में। 2023 की कहाँ है, तो भारत में। और 2024 में अगर पूछ ले तो आप बता दीजिएगा ब्राज़ील में, ठीक है। अफ्रीका में है ये देश। चलिए आगे, G4 4 मेंबर है इसमें, जर्मनी, इंडिया, जापान और ब्राज़ील। बस ये नाम आप याद रखिएगा, 4 देशों का सदस्य है ये, सॉरी ये 4 देशों के सदस्य का ये ग्रुप है, संस्था है, G4 जिसे बोलते हैं। जर्मनी है, जापान है, ब्राज़ील है और भारत है। जर्मनी यूरोप, जापान एशिया, भारत एशिया, ब्राज़ील अफ्रीका, ठीक है। देखिए जितना अच्छा रखिएगा मैप वगैरह उतना अच्छा होगा। क्वाड, क्वाड बोले तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। मेनली ये जो संस्था जो बनाई गई ना, देखिए देशों की ये संगठन है ये, ठीक है। ये कोई वर्ल्ड स्तर पर नहीं बनाया गया। मेनली ये जो बनाया गया ये चाइना के लिए बनाया गया है। चाइना ने जो अपने दबाव या फिर कह ले तो उनका जो प्रभाव है, जो हिंद महासागर यानी कि जो इंडियन ओशियन जो है उस पर अपना जो कंट्रोल वो बढ़ा रहा ना, उसको कंट्रोल को कम करने के लिए, चाइना के कंट्रोल को कम करने के लिए ये 4 देशों ने मिलकर के क्वाड की स्थापना की है, ठीक है। इंडो स्पेसिफिक जो रीजन में शांति बनाए रहे, ठीक है, हिंद महासागर में। और ये जो आपका पूछेगा कि क्वाड जो है कौन सा अभ्यास करती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मालाबार अभ्यास करती है, तो ये करंट अफेयर का पार्ट है। तो देखिए 4 मेंबर कौन है, भारत होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, अमेरिका होगा और जापान होगा, ठीक है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। 4 मेंबर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना हिंद महासागर, मैंने लिखा भी है। देखिए अगला पॉइंट, यूरोपियन यूनियन, ठीक है जी। यूरोपियन यूनियन की अगर बात कर ली जाए तो इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर 1993 में कराई गई है। हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। टोटल मेंबर कितने हैं, तो टोटल मेंबर 27 है, ठीक है। बट याद रखना है यूके इज़ नॉट द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम जो है इसके मेंबर नहीं है, अभी रिसेंटली है वो उसने छोड़ दिया इसको। और इसकी करेंसी आपसे पूछी जाएगी यूरोपियन यूनियन की, तो आपको याद रखना है इसकी करेंसी क्या है, तो यूरो है। हाँ जी, क्या है, इसकी यूरो है। अच्छा, इसकी मेन ऑफिशियल लैंग्वेज से भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन अभी काफ़ी चर्चित रहा है, इंडिया बोल रहे हैं, यूक्रेन और रशिया के वार के कारण, ठीक है। तो फ्रेंच आपको याद रखना है, जर्मन याद रखना है और इंग्लिश याद रखना है, हाँ जी, ठीक है। देखिए एक आपको ये होगा था आपका संधि हुई थी, ठीक है, मैस्ट्रिच संधि कहते हैं। और इसी संधि में ही आपका ये जो यूरोपियन यूनियन की नींव रखी गई थी। कब हुआ था मैं बताऊं तो 1992 में। और डेट के साथ अगर पूछिएगा तो 7 फरवरी 1992 में ही इस यूरोपियन यूनियन की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी, इस संधि में ही, ठीक है।
यूरोपियन यूनियन की नींव रखी गई और साथ के साथ जो इनकी करेंसी होगी, यानी कि जो भी यूरोपियन यूनियन में जितने मेंबर, इनकी करेंसी क्या होगी, यूरो ही होगी, ठीक है। तो ये इसी संधि में इस तरह की वार्तालाप हुई थी और हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। और फाइनली ये इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कब किया गया था, तो 1993 में किया गया था। 1 नवंबर वाला दिन था, 1 नवंबर 1993 को। पेरिस संधि वगैरह भी याद रख सकते हैं, पेरिस संधि आपसे पूछ ले एग्जाम में, ठीक है। ये पेरिस संधि का ईयर आपसे पूछ ले तो 1951 आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रही है यूरोपियन यूनियन की, तो फ्रांस कर रही है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। ये सब पॉइंट आपके लिए काफ़ी है। अभी प्रेजेंटली इससे कौन सा देश अलग हो गया है ये आपसे पूछेगा, तो आप बोलोगे यूनाइटेड किंगडम, यूके है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो उर्सुला वान डेर लेयन है, ये भी याद रखिएगा। इसके प्रेसिडेंट पूछ ले तो उर्सुला वान डेर लेयन है, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ उर्सुला, ठीक है, वान डेर लेयन, ठीक है। एक और भी देखिए, पुर्तगाल की जो राजधानी है ना लिस्बन में एक संधि हुई थी, लिस्बन की संधि हम जिसे कहते हैं, 2007 की वो संधि है, पूछ सकता है, काफ़ी रिलेटेबल है यहाँ से। देखिए इसमें ही क्या हुआ था ना कि ये क्यों पूछेगा आपसे, मैं बताऊं। देखिए अभी आप सुन रहे होंगे कि अगर यूरोपियन यूनियन अगर आर्टिकल 50 के तहत क्या कर सकता है कि यूरोपियन कोई भी जो भी, देखिए जो सदस्यता इसने हासिल की है, ठीक है, अगर कोई चाहता है कि हम इस यूरोपियन यूनियन से अलग होने चाहते हैं, अलग होने की बात करता है अगर वो, ठीक है, तो वो आपकी आर्टिकल 50 के तहत ही बात कर सकता है। आर्टिकल 50 में ये चीज़ मेंशन है, और ये जो आर्टिकल 50 जो ऐड किया गया था इसी लिस्बन की संधि में, ठीक है। तो आर्टिकल 50 पूछ ले क्या है, तो आप समझ लीजिएगा कि यूरोपियन यूनियन से अलग होने की बात करता है ये, ठीक है ना जी। ये भी आप याद रख सकते हैं, इतना पॉइंट काफ़ी है यूरोपियन यूनियन से। बाकी इनके प्रेसिडेंट मैंने बता दिया, उर्सुला वॉन डेर लेयन, यहाँ लिख भी दिया हूँ। आगे नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी अभी चर्चित संस्था है ये। तो यहाँ से भी आपके पूछ सकते हैं, एक सैन्य गठबंधन है ये, ठीक है ना, सैनिकों का ही एक गठबंधन है ये, एक मतलब जो सारे देशों के सैनिकों के गठबंधन है। इट मीन्स कि अगर इसके जो भी देश के मेंबर है, ठीक है, अगर उस पर कोई भी अटैक कर दिया है जो इसका सदस्य नहीं है, हाँ इसने अटैक कर दिया मान लेते हैं, तो ये जितने भी देश हैं इनके सारे सैनिक क्या करेंगे, इस देश पर अटैक कर देंगे। यही एक सैनिक संगठन है ये। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इसके ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, इंग्लिश और फ्रेंच है। देखिए मैंने लिखा है इंग्लिश और फ्रेंच है। आपसे पूछा जाएगा क्या है कि इट्स अ मिलिट्री, मैंने बोल दिया ये एक सैन्य गठबंधन है। टोटल मेंबर आपसे पूछेगा 30 कंट्री है। अभी लेटेस्ट इसी की सदस्यता हासिल करना चाह रहा है आपका यूक्रेन, ठीक है। और क्यों कर रहा है मैं बताता हूँ। देखिए 30वां अभी जो लेटेस्ट जो इसकी सदस्यता हासिल किया था वो कौन है, मैसेडोनिया है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। इंडिया आपको याद रखना है, और यूक्रेन इसका अभी मेंबरशिप नहीं, मतलब मेंबर नहीं है। भारत तो है भी नहीं, होगा भी नहीं। यूक्रेन परेशान है इसकी सदस्यता लेने के लिए। और इसके याद रखना है कि जो महासचिव जो है कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, ठीक है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। आपसे पूछ लिया जाए जनरल सेक्रेटरी ऑफ नाटो कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। अच्छा समिट आपसे याद रखना है 2021 की कहाँ हुई थी, ब्रसेल्स में। 2021 तो नहीं पूछेगा, 22 याद रखना है, मैड्रिड स्पेन याद रखना, ठीक है। नाटो की जो समिट हुई भाई कहाँ हुई 2022 में, तो स्पेन मैड्रिड बोलोगे। और लेटेस्ट अभी आप याद कर लीजिए 2023 की, अभी इसकी जो लेटेस्ट अभी कहाँ हुई, तो आपकी युगांडा नहीं, लिथुआनिया था, हाँ जी। 2023 में जो हुई थी कहाँ हुई थी 2023 में, तो लिथुआनिया में 2023 की हुई थी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए क्या है ना कि आर्टिकल, इसमें एक आर्टिकल इनका एक मेंशन है, आर्टिकल 5। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी देश अगर नाटो के सदस्य, ठीक है ना, नाटो के सदस्य कितने, 30 देश पर, कोई भी 30 में से कोई भी एक देश पर अगर कोई दूसरा देश अगर आक्रमण करता है, तो आर्टिकल 5 के तहत नाटो के सभी देश उस पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, ठीक है। ऐसी तो संस्थाएं इन्होंने बना रखी है। मेनली जो है ये रसिया को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की थी, कि जितने भी यूरोपियन कंट्री है सारे के सारे ऑलमोस्ट इनके सदस्यता हासिल कर रखा है। हालांकि अभी यूनाइटेड किंगडम अलग हो गया इससे। नेम हो गया नन अलाइंड मूवमेंट, हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता। सबमिट इसकी 22 की आप याद रखें, केवल युगांडा में 2022 में सबमिट हुई थी, ठीक है। बस इतना ही आप याद रखिएगा, नन अलाइंड मूवमेंट। नन अलाइंड मूवमेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब बस यही है कि मतलब कि हमें न्यूट्रल रहें। भारत क्या है, भारत भी इसका इसकी सदस्यता पे सिग्नेचर साइन कर रखा है नन अलाइंड मूवमेंट में, कि कोई भी दो कंट्री में अगर वार हो रहा तो वो कभी किसी का मतलब ये नहीं है कि साइड ले लेगा, ठीक है। न्यूट्रल अभी भारत जो है यूक्रेन और रसिया के बीच में क्या बिल्कुल न्यूट्रल है ना। तो है तो रशिया के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती, लेकिन वो तो ना तो रशिया के पक्ष में, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो काफ़ी न्यूट्रल रहता है भारत, आप देखते हैं। तो यही हो गया नन अलाइंड मूवमेंट। ब्रिक्स आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो देखिए ब्रिक्स क्या है।
ब्रिक्स की अगर बात कर लिया जाए तो सबसे पहले हेडक्वार्टर संघाई 2009 इस्टेब्लिशमेंट ईयर। देखिए बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। बस इसी रोटेशन में इनकी सम्मेलन भी चलेगी। 2022 में कहाँ है तो चाइना में, 2023 में कहाँ होगा तो बस सिंपल सी बात है साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स याद हो गया, कैसे याद करना है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन क्लियर हो गया होगा आपसे, यहाँ पे इतना आपको क्लियर हो गया। तो अभी कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में, इससे पहले चाइना में हुआ था। अगला चलिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास। चलिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया सवाल आपके एसएससी का भी जो एग्जाम हुआ लेटेस्ट। तो इससे अगर आपसे पूछता है एग्जाम में तो क्या पूछेगा इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर। लेटेस्ट 2001 हेडक्वार्टर बीजिंग, 9 मेंबर है। लेटेस्ट ईरान जुड़ा है 2017 सॉरी लेटेस्ट जो जुड़ा है ईरान जुड़ा है। लेकिन पूछ लिया जाए भारत और पाकिस्तान इसी सदस्यता कब हासिल की थी, 2017 में, ईयर पूछ सकता है इसकी समिट याद रखना भाई, उज्बेकिस्तान में इसकी समिट हुई थी कब, 2022 में। किनकी, एससीओ की समिट कहाँ हुई थी, उज्बेकिस्तान में। और 2023 में कहाँ होगी तो भारत में होगी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसकी महासचिव का नाम आपसे पूछ सकता है, करंट में ही लिख लीजिए इसका, जो महासचिव अभी जस्ट लेटेस्ट ही आपसे पूछेगा, एससीओ की जो बनी है अभी महासचिव, झांग मिंग, ठीक है, ये याद रखिएगा, एससीओ का भी जो बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है 2015, हेड क्वार्टर गुरुग्राम, अजय माथुर है और मेन इनके फाउंडर कौन है तो मोदी जी हैं, याद रखिएगा आपको, और फ्रांस के जो है प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन, ठीक है। फाउंडर यही है, ये दोनों मिलकर के ही मेनली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 2015 में स्टैब्लिशमेंट की है। हेड क्वार्टर गुरुग्राम में है और प्रेसिडेंट इनके अजय माथुर जी हैं। नेक्स्ट अगला चलिए, इंटरपोल से आपको याद रखना है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसका फुल फॉर्म काफ़ी ही इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इंटरपोल के अध्यक्ष भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए लिखा भी मैंने यहाँ, हाँ अभी करंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष चुने गए हैं। इनके अध्यक्ष बने हैं अहमद नसर अल रईसी और इनके हेडक्वार्टर कहाँ है तो फ्रांस के लियोन में है। अगला यूनेस्को, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूनेस्को से तो पहले फुल फॉर्म याद रखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। स्टैब्लिशमेंट ईयर 1946, प्रेसिडेंट इनके कौन है तो ओजुले है, ठीक है, ऑड्रे ओजुले, ठीक है। यूनेस्को के कौन है प्रेसिडेंट, ओद्रे ओजुले, ठीक है, ओद्रे ओजुले है, याद रखिएगा, ओद्रे ओजुले इस तरह से याद रखिएगा। और इसकी जो अगर बात कर लिया जाए कि ये यूनेस्को जो है आपका कलिंगा अवार्ड जो साइंस सेक्टर में दिया जाता है, यही देती है यूनेस्को ही। और ये जो है आपका जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट भी यही जारी करती है, ठीक है। किनको यूनेस्को लिस्ट में शामिल करना, ये सारे का सारा चीज़ यूनेस्को ही करती है। तो इसका एक सेपरेट हम वीडियो ही लाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये भी। अगला और अंतिम ही है, अंतिम अभी है 2-3 और, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए कुछ छूटेगा नहीं अब इस वीडियो के बाद, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अप टू जेपीएससी तक की चीज़ें हम दे दिए भाई आपको, झारखंड भाई लोग। हेडक्वार्टर मांदुलगांव मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर। इस्टेब्लिशमेंट या 1966, ये याद रखिए, आपको याद करना होगा, मस्तुगु अस्कावा एशियन डेवलपमेंट बैंक की। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट या 1945, ऑर्गेनाइजेशन फूड में क्या खाते हो, इटली, प्रेसिडेंट कौन है, को डोंगयू। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व फूड में ये भी इटली फूड आ गया है तो डेविड बासले, ठीक है, डेविड बासले। तो विश्व के लोग फूड में क्या खाते हैं, बास खाते हैं, बियासले इस तरह से भी याद रख सकते हैं। क्यों डोंगू हम लोग क्या है, डोंगू याद रखिएगा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम याद रखना 1971, हेडक्वार्टर कोलोगनी जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये आप याद रखें। और इंटरनेशनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अंतिम वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत, ये मतलब पेड क्वेश्चन बोलते हैं ना कि एक पेड क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के लिए, बनेगा ही बनेगा ये सवाल, तो ये बनता ही है, हमेशा ही पूछता है आपके एग्जाम में। अच्छा एक चीज़ भूल गया, नॉन अलाइंड मूवमेंट में बताना भूल गया। देखिए नॉन अलाइंड मूवमेंट कहाँ गया, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये आप याद रखिएगा 2022, अच्छा बता दिए तो इसकी सबमिट युगांडा में है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, बता ही दिए तो फिर टेंशन नहीं है। लास्ट वाला चलिए कंप्लीट कर लीजिए, उसको छोड़ना क्या। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन कहाँ गया, ये कहाँ गया, अभी है भाई, अभी और भी। इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग नीदरलैंड में है। प्रेसिडेंट कौन इनके, जॉन डोंगह्यू है। अगला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है जी, ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्या है, IAEA है, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये आपको याद रखना है।
इसके बारे चलिए देखिए, हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है इसका हेडक्वार्टर। प्रेसिडेंट कौन होता है, राफेल, अब याद रखिएगा ग्रोसी। ओपेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ पॉइंट ऐड करवाऊंगा मैं आपको। देखिए एक तो इसका फुल फॉर्म हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ठीक है, जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है पेट्रोल उन लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है। मेनली कौन कौन है वो आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो हातिमा अल गाइज है, हातिमा अल गाइज है। अब देखिए ये आपको याद रखना है, इसमें टोटल कितने मेंबर है ये आपको याद रखना है। सारा कंट्री का नाम नहीं, लेकिन 13 मेंबर हैं इसके, 13 देशों का सदस्य, 13 देशों ने मिलकर के इस संस्था या इसकी संस्था की सदस्यता हासिल की है, 13 देशों ने, ठीक है। लेकिन 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 जो आपसे सवाल पूछेगा, क्या कौन सा देश का नाम लिया जाएगा, आपसे लिया जाएगा ऑस्ट्रिया, ठीक है। पूछेगा ओपेक संस्था की सदस्यता किसने हासिल नहीं की है, या फिर कौन इसका सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन में आपको देगा ऑस्ट्रिया ही, और यही जो है इसका सदस्य नहीं है, ये याद रखिएगा। हालांकि इसमें हेडक्वार्टर यहीं पर इन्होंने बना रखा है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, लास्ट पॉइंट, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में है। तो बस इतना आपको याद करना था। अब हो गया कंप्लीट आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेरे साइड से। इससे बाहर आपके सवाल नहीं बनेंगे, और पूरा चीज़ हमने याद करवाया, काफ़ी फैक्ट, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ भी हमने दे दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।